हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यूक्लियस केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार। पिछले लेक्चर तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है ना। आज हम एक बेहद ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग विथ ए मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ से है ना क्वेश्चंस आने के भी चांसेस मैक्सिमम होते हैं और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में काफ़ी डीप है। ओके, इसका नाम है LR एंड ER, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। बेसिकली हम आज जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं या कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन किस तरह से हम समझेंगे, है ना, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, है ना। फिर अगर मान लो कि किसी एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएजेंट है ना, तो उन रिएजेंट्स का अगर इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो हो सकता है कि रिएजेंट का इन्फॉर्मेशन सिंगल रिएजेंट का इन्फॉर्मेशन हो, डबल रिएजेंट का इन्फॉर्मेशन हो, तो उस रिस्पेक्ट में हम किस तरह से प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। और अगर दो रिएजेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो अगर रिएजेंट एक से ज़्यादा है और उनका इन्फॉर्मेशन भी एक से ज़्यादा का गिवन है, तो उस केस में हमें डिसाइड करना होता है कि पहले कौन सा रिएजेंट समाप्त होगा, है ना, यानी कि हुज रिएजेंट कंज्यूम्ड फर्स्ट। ओके, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि, है ना, कौन पहले ख़त्म होगा, कौन बच जा रहा है, डिसाइड किस तरीके से प्रोडक्ट होगा, इन चीज़ों का हम देखने वाले हैं। आओ शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ LR एंड ER, शॉर्ट फॉर्म में अपने से लिख रहे हैं, है ना। LR स्टैंड फॉर लिमिटिंग रिएजेंट एंड ER स्टैंड फॉर एक्सेस रिएजेंट। क्या मीनिंग है उसके ऊपर आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, है ना। जैसे, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ LR और ER जो है, इसको लोग ये भी कहता है ना, स्टाइचियोमेट्री एंड स्टाइचियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इनका मीनिंग क्या है, किस तरह से इंपॉर्टेंस है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो भी घटना घटने वाली है ये विथ रिस्पेक्ट टू ए केमिकल रिएक्शन, है ना। अब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इन सब की बातें हम करने वाले कि स्टाइचियोमेट्री क्या होता है ना, उसमें उसका कैलकुलेशन कैसे करने वाला है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस रोल ऑफ स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू ए केमिकल इक्वेशन एंड हाउ द प्रोडक्ट इज फाइंड आउट। ओके, सो इन चीज़ों को समझने से पहले हम देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यानी कि, है ना, इस कॉन्सेप्ट में केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वेशन है। अब केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होगा इस कॉन्सेप्ट में, वो हमें उसका बैलेंसिंग आना चाहिए। हालांकि मैं इस चैप्टर में बैलेंसिंग तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बैलेंसिंग इसके अगले चैप्टर में आएगा। तो जो भी प्रॉब्लम डिस्कस होगा यहाँ पे मैं उसको बैलेंसिंग करके दे दूँगा आपको, ताकि आपको आसान हो चीज़ों को समझने में, है ना। तो बैलेंसिंग वाले कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पहले हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हम इन चीज़ों पे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, एक टर्मिनोलॉजी आती है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, है ना। तो जैसे सपोज करो कि मैं डिफाइन करने में तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा, है ना, और उनका कोई मतलब ही नहीं बन जाता। जैसे सपोज करो HCl और NaOH का हम रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या करते हैं, दो बीकर में दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस को लेते हैं और तीसरे बीकर में दोनों को मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, एसिड एंड बेस रिएक्ट, देन इट विल गिव व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो मिला, तो तीसरे बीकर में जो हमें मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर, ये प्रोडक्ट है, और जो हम मिला रहे हैं एसिड एंड बेस, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये काम हो रहा है लैब में प्रैक्टिकली, और इसी चीज़ को अगर अपन, है ना, बोर्ड पे या फिर पेन पेपर की मदद से शो करने की कोशिश करेंगे, है ना, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे कि सिंबॉलिक, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन नोन एज केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शंस क्या है ना, कि वेन एवर टू सब्सटेंस कम, है ना, टू react with each other, then it is called chemical reaction। when two, है ना, species come, है ना, या फिर get together, या फिर come closer to bring changes, है ना,
अपने आप में चेंज लाने के लिए ये काम होता है ना। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो दो स्पीशीज़ के आपस में आने की वजह से होता है, और जो उनके ऊपर चेंज आता है वही जो चेंज होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। जैसे सपोज करो है ना कि मैंने H2 का रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, N2 के साथ, तो ये हमें क्या देता है, अमोनिया। ये देखो अब H2 और N2 क्या है, दो अलग अलग स्पेसीज हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद एक अमोनिया मिल रहा है। इसका तुम टेस्ट देखोगे तो अलग है, इसका टेस्ट अलग है ना, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, राइट। और ये जब रिएक्ट कर गया तो ये हमें अलग मिल गया। तो ये क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी समझाता है केमिकल रिएक्शंस को कि दो स्पेसीज आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे लूज देयर इटसेल्फ प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर रहे हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका इटसेल्फ ऑन प्रॉपर्टी होगा, है ना, इसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को अपन इंटरप्रेट कैसे करने वाले। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जो हम एक्चुअली में बीकर में मिला के चीज़ों को रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो वो केमिकल रिएक्शन है। और जो घटना घटती है, इसी घटना को जो हम है ना पेन पेपर पे इस चीज़ को शो करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे ये H2N2, एक तो ये तो रिएक्शन है। अब इसी को हम जो H2 + N2 हम लिख के दिखाते हैं, ये क्या है, ये जो हमें अमोनिया मिल रहा है, ये क्या बताता है, यही तो बोल रहा है ये, है ना, यही तो बोल रहा है ना, ये क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख लें, ये ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिखेंगे कि वेन, है ना, वेन हाइड्रोजन एंड, है ना, नाइट्रोजन कंबाइंड विथ ईच अदर देन वी विल गेट व्हाट, अमोनिया। ये हम कह सकते हैं, ये लैंग्वेज का फ्रेमिंग है ना, ये लैंग्वेज है, मतलब हम ये रिएक्शंस हमारे पास होता है। अब इसी रिएक्शन को है ना इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो डिसाइड करता है किसको, केमिकल इक्वेशन को। तो ये बातें हैं, ओके। तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई ये चीज़ होती है, या फिर जो कह सकते हो कि एरो के लेफ्ट साइड में होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, रिएक्टेंट्स, है ना। इन्हीं के रिस्पेक्ट में चेंज लाया जाता है, और चेंज लाकर जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो ये कहानी है ना। अब हमने क्या बात किया था कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का हमें ज़रूरत है ना। तो अभी जो हमारे पास है ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये देखें आप ध्यान से, है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आप देख पा रहे हो ना, ये अनबैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है। अच्छा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का क्या मीनिंग है ना, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द बोथ साइड, है ना। क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल, है ना, ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। एक चीज़ तो ये समझ में आई। तो अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर कि इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का, है ना। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो पहली बात तो ये कि जो अभी हमने, है ना, ये देखा कॉन्सेप्ट कि हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से हम ट्रीट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है, राइट। अब इसमें क्या खास बात है कि अगर इसको बैलेंसिंग हम समझें, है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हाइड्रोजन कितना जगह 6, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और नाइट्रोजन तो यहाँ बैलेंस हो ही जाएगा, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, है ना। ये हुआ हमारे पास क्या, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है जी, एक बैलेंस्ड, है ना, केमिकल, ठीक है, इक्वेशन। क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा, है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड। ये चीज़ें दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। ये देख पा रहे हो, ये है ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कहानी है, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो तुम नंबर्स देखते हो, ये देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। ये देखो, ये सारे क्या हैं, ये जो आप देख रहे हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंस क्या है स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का। ध्यान रहे कि स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन की बातें हम तभी करेंगे जब हमारा रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये बातें करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री का। अब इम्पॉर्टेंट क्या है स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का, जरा हम वो समझेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस का मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्शन ये है कि यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है।
तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को रीड करने का तरीका होता है कि है ना, हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करेगा, है ना, ध्यान से, हाइड्रोजन का 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया का कितना मोल मिलेगा जी, 2 मोल मिलेगा, इस तरीके से। या फिर तुम ये कह सकते हो इसका कितना भी तुम मोल ले लो, है ना, और अगर नाइट्रोजन का 1 ही मोल लिए हो तो इसके टोटल मोल में से इसका 3 ही मोल कंज्यूम होगा, क्योंकि ये रेशियो देख रहे हो 1:3 का है। अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 3 मोल खर्च होगा। तो आप इसका मीनिंग समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये कितना भी ले लें हम, मान लो कि H2 का हम 50 मोल ले लें, ठीक है, या फिर मान लो H2 का हम 53 मोल ले लें और N2 का 1 मोल ले, 53 मोल H2 का और 1 मोल N2 का। तो अगर N2 का 1 मोल खर्च होना है तो उस समय, है ना, हाइड्रोजन का 3 मोल ही कंज्यूम होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का 50 मोल क्या हो जाएगा, रिमेनिंग बचा हुआ रह जाएगा सोल्यूशन में। अच्छा, अब इसके 3 मोल और इसके 1 मोल के खर्च होने की वजह से अमोनिया सोल्यूशन में कितना बन जाएगा, 2 मोल। आर यू गेटिंग माई आइडिया, है ना। तो आफ्टर ऑल क्या होगा रिएक्शन के बाद कि ये 50 मोल बच जाएगा, ये निपट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अमोनिया का 2 मोल बन जाएगा। तो ये मैं एक सिचुएशन डील करवा रहा हूँ कि स्टोइचियोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन, ये हमें समझ में आया। ओके, अब स्टोइचियोमेट्री की हम बातें तब करेंगे जब बैलेंस हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम बैलेंसिंग की तो बातें करने वाले हैं नहीं, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं इस तरीके से लिखते हुए चलूँगा ताकि आपको बैलेंसिंग करने की नौबत ना आए और इसमें आप झिझकना मत। ये अगले चैप्टर में हम इसे लेने वाले हैं, राइट। ओके, अब है कि ये तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्पेसिस के पीछे या फिर मॉलिक्यूल्स या एटम्स के पीछे ये जो नंबर आते हैं, इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, है ना। अब इस स्टोइचियोमेट्री को यूज करके हम किस तरीके से प्रोडक्ट डिसाइड करने वाले हैं, है ना, और किस तरीके से इन्हीं के ऊपर हम एलआर और ईआर का डिस्कशन करने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आओ इन चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा, हाँ आओ। तो ये हमें समझ में आया कि चलो ये तो हुआ कि स्टोइचियोमेट्री किसे कह रहे हैं। ओके, अब जरा सुनना ध्यान से थोड़ा सा, क्या है सो, है ना। मैं सबसे पहले, है ना, कुछ केस ले लेता हूँ जहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। जब हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन गिवन हो जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, है ना, 1 रिएक्टेंट गिवन, हाँ, एक ही रिएक्टेंट हो, और ये जनरली हीटिंग वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज हीटिंग। क्यों हीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ जरा समझना। जैसे कि एक, है ना, आप ये बोलो कि सपोज करो मैंने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया, राइट, पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया, तो हीट करने से क्या मिलेगा, ये देखो, है ना, पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करोगे तो हीट करने से मिलता है दिस इज KCl, एक सॉल्ट मिलेगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, राइट। अब इसका वैलेंसी की बात समझें, है ना, तो क्या कह सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ अभी टेंशन नहीं लेना है बैलेंसिंग का कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। अभी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को देखना है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखो जनरली 1 रिएक्टेंट वाले जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि अगर आप हीट करोगे तो हीट करने से एक रिएक्टेंट टूट जाता है, और कुछ इसी तरह का केस बनता है। जनरली एक रिएक्टेंट वाले हीटिंग ही होते हैं, मैं कन्फर्म मतलब 100% नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली जो आपको हीटिंग वाले केस मिलेंगे वो सिंगल रिएक्टेंट ही मिलेगा, किसी एक रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं तो 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। अब सवाल समझना थोड़ा सा कि क्या इंपॉर्टेंस है ना, जरा देखना। ये तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, देख रहे हो, ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो एक टर्म हमें जानना है ना, इसको बोलते हैं अपन मोल एनालिसिस। ये क्या कहता है, जो भी मैं बातें कह रहा था, है ना, वो एक तरीके से इन लोगों ने समझा रखा है। जैसे बोला था ना कि इसका 2 मोल खर्च होगा, पोटेशियम क्लोरेट का अगर हम 2 मोल हीट कर देंगे या 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट लेके हीट कर देंगे तो अगर ये पूरा खत्म होगा, ध्यान से, इसका 2 मोल पूरा का पूरा खत्म होगा, है ना, बाय हीटिंग, तो हमें सॉल्ट का भी 2 मोल मिलेगा और ऑक्सीजन का 3 मोल मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने क्या कहा कि लगा दो मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस इज वैलिड ओनली व्हेन केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, तब ये काम हमारे पास होगा, ठीक है। और क्या कहता है मोल एनालिसिस किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, कि आप एक काम करो, है ना, कि जो भी स्पेसिस इन्वॉल्व है ना, थ्रू आउट द रिएक्शन, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसके लिखने का तरीका होता है ना, कि सबका लिखो क्या, मोल ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, है ना, फिर इक्वल कर दो किसके साथ, मोल ऑफ KCl, राइट, फिर इक्वल कर दो किसके साथ,
मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या होगा, सारे स्पेसीज का मोल लिख दिया और डिवाइड करना होता है देयर स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना, रिस्पेक्टिव स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 2 से हो जाएगा, यहाँ 2 से और यहाँ क्या 3 से। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है जी, सपोज करो किसी एक स्पेसीज का इन्फॉर्मेशन दे दे, है ना, बोले कि हम पोटेशियम क्लोरेट का 5 मोल लेते हैं और इसको पूरा हीट कर देंगे अगर, तो KCl कितना मिलेगा। तो कैसे समझोगे, अगर इसका 5 मोल लेना है तो ये तो तुम किसी के साथ इक्वल कर सकते हो ना, इस रिएजेंट को इसके साथ, इस रिएजेंट को इसके साथ, बस क्या करो, जिसके साथ इक्वल करना हो उसका मोल डिवाइड बाय देयर स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जिसका बोले इन्फॉर्मेशन निकालने को उसका मोल डिवाइड बाय देयर स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि KClO3 का 5 मोल अगर लेते हैं और पूछते हैं KCl का कितना मोल होगा, तो क्या करते हैं कि इसका मोल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका मोल निकालना है तो ऊपर लिख दी इसका मोल और डिवाइड बाई इसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 से 2 कट जाता, तो इसके 5 मोल से इसका कितना मोल मिलता, 5 मोल। वैसे भी तुम यहाँ डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि ये 2 मोल खर्च होगा तो ये 2 मोल मिलेगा, तो ये 5 मोल खर्च होगा तो ये 5 मोल मिलेगा। अरे बात समझ में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंगल रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन हैं, मैं इसको यूज करवाऊंगा नहीं, हालांकि बुक्स में यही मिलेगा आपको, मैं इसको लेकर ही चलूँगा, लेकिन एक तरीका समझाता हूँ जिससे आप विदिन 5 to 10 सेकेंड क्वेश्चन को थ्रू आउट तोड़ सकते हो। किस तरीके से, आओ हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना, आ जाओ। जैसे है ना, आओ, क्या इंपॉर्टेंस है एक क्वेश्चंस के, है ना, एक क्वेश्चंस के मदद से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन दिया है कि, है ना, ओके, ये बोला है कि 51 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड, है ना, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड H2 इज फॉर्म्ड। ये देखो कितना मिलेगा, है ना, या नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 एंड N2 एंड H2 विल बी फॉर्म्ड, या विल बी ऑब्टेन्ड, ये है ना। तो देखो जरा सिंपल सा है ना, ये रिएक्शंस है। कैसे बोला है कि अमोनिया को अपन हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या मिलेगा, अभी इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन तो हमने करा था, है ना, ये मिलेगा हमें N2। अब इसका बैलेंसिंग तुम देख लो, अभी तो मैंने करा था कि इसको 2 से बैलेंस कर दो, इसको 3 से बैलेंस कर दो, ये बैलेंस है। आप इसके लिए टेंशन मत लेना कि ये बैलेंस है कि नहीं है, अभी हम बैलेंसिंग बाद में सीखने वाले हैं, बस एक सिंपल सा, वैसे भी बड़ा सिंपल है, तुम कर सकते हो एटम को दोनों तरफ बैलेंस करके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि, है ना, इसका, है ना, इसका हीटिंग किया जा रहा है और पूछा है कि इन दोनों का हमें कितना क्या क्या मिलेगा मोल के टर्म में। तो जरा सुनो ध्यान से, क्या दिया है जी, ये देखो इसका वेट गिवन है कितना, 51 ग्राम, है ना। कभी भी केमिकल रिएक्शंस वाले सवाल में हम मास से डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। कभी भी किसी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो और दूसरे स्पेसिस का इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो हम लोग ऑलवेज डील करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये जो वेट दिया है आप इसे, है ना, ये समझ ही लें, यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ, ये कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसको चेंज करेंगे तो अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17 से डिवाइड करेंगे 51 को तो कितना आ जाएगा 3 मोल। आ रही बात समझ में। अब ये 3 मोल है और इसको हीट कर रहे थे तो हमें ये मिल रहा था, तो बता सकते हो कि इनका कितना कितना मोल मिलेगा। तो तरीका तो हमें मालूम है, अगर हम बात करें जो अभी हमने पढ़ा उसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिसका निकालना हो, किसका निकालना है हाइड्रोजन का, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 3, तो इसका मोल कितना मालूम है हमें 3, तो दिस इज 3/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 3। तो ये मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ से, मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9/2। ये देखो इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन का निकालना हो तो नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे कि, है ना, ये तो ये फर्स्ट हो गया पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे कि मोल ऑफ अमोनिया बिल्कुल सेम टू सेम कर दो, है ना, बटा 2 डिवाइड बाई देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 है, ये 3/2 हो जाएगा, तो दिस मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू व्हाट 3/2। देख पा रहे हो। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा ये कैसे आया, बस उसी तरीके से कि चूंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है,
कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन हो और किसी भी एक स्पेसिस का, ध्यान से, एक स्पेसिस का इन्फॉर्मेशन गिवन हो, चाहे वो वेट गिवन हो, चाहे वो नंबर ऑफ एटम गिवन हो, चाहे मोलिक्यूल गिवन हो, है ना, समझ रहे हो बात। तो अगर वो गिवन हो तो कोशिश करना कि उनसे आप मोल निकाल लो। मैंने ये क्या किया, मोल निकाल लिया, और मोल निकालने के बाद आप ये तरीका अपना सकते हो कि जिसका निकालना हो उसका मोल और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, और जिससे निकालना उसका मोल उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उससे नीचे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है। मैं थोड़ा सा अलग तरीका समझाता हूँ, है ना। ये देखो समझना ध्यान से, ये क्या है कि ये एक स्पेसिस का गिवन है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक जनरल क्वेश्चन लेता हूँ तो वहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, है ना। जरा समझना, ये देखो, हाँ जाओ, है ना। जैसे मान लो कि इस तरीके से दिया है 2a + 3b से मिल रहा है क्या, 7c, है ना। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल टू ऑब्टेन 7 मोल ऑफ c। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल टेकन टू ऑब्टेन, है ना, टू ऑब्टेन 7 मोल ऑफ सी। ये देखो उल्टा थोड़ा पूछ दिया इन्होंने। जैसे हमारे पास क्या एक रिएक्शन दिया हुआ है 2a + 3b से क्या मिल रहा है जी, ये 7c। अब कह रहा है कि a का कितना मोल लिया गया होगा ताकि c का 7 मोल मिल जाए। तो c का 7 मोल तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये हमें 7 मोल मिल गया है और हम a का पूछ रहा है, तो वही तरीका अपना दो क्या कि मोल ऑफ a डिवाइड बाई 2 = मोल ऑफ c डिवाइड बाई द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 7। अब हमें c का तो मोल पता है कितना, 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे मोल ऑफ a डिवाइड बाई 2 7/7। तो क्या बोलेंगे जी, यहाँ देखो कि मोल ऑफ a = 7, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ये देखो, तो तुम यहाँ से भी तो समझ सकते थे। अब ये कुछ नहीं दिया है तो इसको मानकर चलना है कि क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये मस्जिद पर पड़ जाना कि इसको बैलेंस कैसे समझे। ये कोई है ना अननोन डाटा दे रखा है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 2, 3, 7 आपस में कैसे शो करेगा बैलेंसिंग। बस ये माना गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ से तुम समझ भी तो सकते थे कि अगर ए का 2 मोल खर्च होगा तो सी का 7 मोल मिलेगा। तो उल्टा ही तो पूछा था कि 7 मोल प्राप्त करने के लिए ए का कितना मोल चाहिए, तो 2। आ रही बात समझ में। ओके, अब सिंगल रिएक्टेंट हमने लिया था, यहाँ पर तो डबल कर दिया हमने। आ जाओ सिंगल वाले पे कुछ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, है ना, जरा समझना। ये सिंगल वाली कहानी है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है ना, सिर्फ डाटा दे देता हूँ उससे समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये 3 है, इससे हमें मिल रहा है 4b + 7c + 8 और नहीं 9 कर देता हूँ इसको, है ना, 9d। बोला है कि इनिशियली इसका, है ना, 7 मोल लिया गया, ठीक है, किसका, ए का, ये इनिशियली लिया गया है। तो पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, सी एंड डी विल बी ऑब्टेन्ड, है ना, whenever A heated till the completely consumed, है ना। जब A पूरी तरीके से हीट करने से पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो B, C, D कितना मिलेगा। तो अभी तो हमने समझाया इसको सिंगल रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन को कि, है ना, इसका मोल, एक तो तरीका ये है कि किसी का भी निकालना हो इनमें से, तो क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है जनरल कि मोल ऑफ A बाई देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है जी, 3, जिसका भी निकालना हो उसका मोल और बाई डिवाइड बाई देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कर देंगे। मान लो सी का निकालना होता है तो मोल ऑफ सी बाई 7, मोल ऑफ डी बाई 9, और तुम इक्वल करते जाओ, सब मिल जाएगा। ये जो है ना, ये एक जनरल मेथड हो गया। मैं एक टेक्निक समझा रहा हूँ, उससे बहुत ही तरीके से बन जाएगा ये सवाल, बहुत ही ईजिली सोल्व हो जाएगा। कैसे, जरा सुनना। ये तो जनरल मेथड हो गया जो हम लोगों ने देख ही लिया। अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी स्पेसिस का एक रिएक्शन में मोल निकालना हो, है ना, किसी भी स्पेसिस का एक रिएक्शन में मोल निकालना हो और वो रिएक्शन अपने आप में बैलेंस्ड रिएक्शन हो, है ना, ये रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, और एक का इन्फॉर्मेशन गिवन हो और किसी और का निकालना हो, तो ये टेक्निक बहुत इजी काम आ जाता है। सुनना ध्यान से। अगर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसी एक स्पेसिस का इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम बाकी सारे स्पेसिस का, है ना, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे, सुनना। क्या कहता है कि जिसका मोल निकालना हो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, ये कितना हो गया, 4, ये देखो, जिससे निकालना हो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे कितना, 3, है ना,
और जिससे निकाल रहे हो उसका मोल से मल्टीप्लाई कर दो। ये ए का मोल, सॉरी बी का क्या मिल जाएगा, मोल कितना हो गया जी, 7 के 28/3 मोल। ये देखो तुम करके देखो वही आएगा। सी को देखो, सी का मोल निकालना हो तो जिसका निकालना हो उसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना हो उसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाई देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 49/3, राइट। वैसे ही अगर डी की बात समझें तो जिसका निकालना हो तो उसका निकालना किसका है, डी का, तो इसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट ऊपर। अच्छा, और निकाल किससे रहे, जो गिवन था, तो गिवन कौन था, ए का मोल कितना 7, तो ए का स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट 3। ये देखो यहाँ पहले स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट का रेशियो ले लिया करो और बाद में नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये देखो ये कितना जाएगा, दिस 60/63 देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हम समझने वाले, तो ये टेक्निक बहुत ही काम आता है कि जिसका निकालना है उसका रेशियो, मतलब उसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट ऊपर, और जिससे निकालना है उसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल विच इज गिवन, है ना। किसी पर्टिकुलर स्पेसिस का जो मोल गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये काम हो जाएगा। ये है सिंगल रिएक्टेंट का काम, है ना, ये है सिंगल रिएक्टेंट का काम। अब है ना, मैं यहाँ पे, है ना, ये अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि ये सिंगल रिएक्टेंट वाले में तो समझ में आ गया कि चलो भाई कोई टेंशन नहीं है ना, चीज़ें देख गई हमें। कभी कभी ऐसा भी होगा, केस 2 अगर समझे तो हम लोग, है ना, जरा देखो ध्यान से, केस 2 की अगर मैं बात समझाऊँ तो केस 2 में कि अगर, है ना, इफ़ 2 रिएक्टेंट इज गिवन, 2 रिएक्टेंट इज गिवन, है ना, 2 रिएक्टेंट गिवन हो, जैसे सपोज करो कि, है ना, H2 और N2 ये 2 रिएक्टेंट है, और क्या मिल रहा है, अमोनिया। ये देखो बैलेंस कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 3 मोल ऑफ H2 प्लस N2, ये देखो, है ना, ये। लेकिन इन्फॉर्मेशन किसी एक ही का गिवन हो, ठीक है। जैसे मान लो कि इनिशियली, है ना, इनिशियली इसके 5 मोल लिए गए, ठीक है, इसके 5 मोल लिए गए, तो तुमसे सवाल इस तरीके से पूछ जा सकते हैं कि इसके 5 मोल कंज्यूम होने के लिए, है ना, इसके 5 मोल कंज्यूम होने के लिए नाइट्रोजन का कितना मोल कंज्यूम होगा, है ना। कंज्यूम मतलब खपत, लेफ्ट साइड वाले खत्म होते हैं, रिएक्टेंट है ना, ये तो मिलकर खत्म होंगे और ये बनते हैं, तो इसके लिए वर्ड आता है कंज्यूम, और इसके लिए वर्ड आएगा फॉर्म्ड। तो इसके कितने मोल कंज्यूम्ड होंगे उसको भी तुम वैसे ही निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में वो टेक्निक समझाया कि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये देखो इसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना हो उसका कोफिशिएंट नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर ऑफ मोल। तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज 5/3 मोल। देख पा रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका 5 मोल खर्च होने के लिए, है ना, इसका 5 मोल खर्च होने के लिए N2 का 5/3 मोल खर्च होगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहा होगा कि सर ये चूंकि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो क्या यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल, जैसे कि इसका 3 मोल खर्च होगा तो इसका 1 मोल, ये स्टैच्यूमेट्री का यही तो इंपॉर्टेंस है कि अगर H2 का 3 मोल तो N2 का 1 मोल, अगर H2 का 1 मोल तो N2 का 1/3 मोल, तो N2 का अगर 5 मोल तो ये कितना, 1/3 × 5। देखो यही कॉन्सेप्ट तो चुरा कर यहाँ बताया गया है यूनिटरी मेथड वाले। देखो वैसे ही अगर, है ना, 5 मोल इनिशियली गिवन है तो ये कंज्यूम कितना होगा, है ना, क्वेश्चन पूछ सकता था ऐसे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ, है ना, N2 कंज्यूम्ड ये कितना होगा, तो ये कंज्यूम्ड कितना होगा ये हम बता सकते हैं, कितना होगा 5/3 मोल। ये देखो 5/3 मोल। आ रही बात समझ में। वैसे ही अगर पूछे कि ये घटना हो गई तो इसका कितना मोल फॉर्म्ड होगा, है ना, इसका मोल कितना फॉर्म्ड होगा, तो क्या बोलेंगे कि जिसका निकालना हो उसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट ऊपर, और जिससे निकालना हो उसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट नीचे, और मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल। क्या हो जाएगा, दिस इज 10/3। आ रही बात समझ में। तो है बहुत ही आसान, बस ध्यान रखना वो टेक्निक कि कभी भी सिंगल रिएक्टेंट या डबल रिएक्टेंट हो, लेकिन अगर पूरे थ्रू आउट द रिएक्शन, है ना, अगर किसी भी रिएक्शन में, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट 1 हो, रिएक्टेंट 2 हो, रिएक्टेंट 3 हो, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन एक ही स्पेसिस का है ना, अगर इन्फॉर्मेशन एक ही स्पेसिस का है तो एक स्पेसिस अगर होगा तो हम थ्रू आउट द रिएक्शन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी एक का गिवन है तो दूसरे का हम मोल फाइंड आउट इस तरीके से कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये तो हुआ दूसरा केस, है ना। अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं, है ना, कुछ चीज़ों को लेके, तो ज़रा सुनने की कोशिश करना कि हमें अब आएगा वो कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ LR एंड ER। ध्यान से देखो,
ये क्या होता है, जैसे मान लो कि ये 3A है प्लस 5B है और ये मिल रहा है 4C, इस तरीके से, है ना। और अगर मान लो इसका भी 2 मोल दिया हुआ हो, है ना, और इसका मान लो कि इसका 4 मोल दिया हुआ हो इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियली बीकर में तो ये कुछ होगा नहीं, 0। तो पूछ रहा है कि फाइंड, है ना, ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कितने होंगे। तब सी को डिसाइड कैसे करेंगे, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते थे एक ही इन्फॉर्मेशन रहता था, है ना, तो एक ही इन्फॉर्मेशन रहता था, तो हम क्या करते थे कि भाई उसी का क्या करते थे, जैसे मान लो अगर एक ये रहता, सिर्फ अगर ये रहता तो हम क्या करते जी कि इसको निकालना है, इसका कोफिशिएंट ऊपर, और चूंकि इसी का इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसका कोफिशिएंट नीचे एंड मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ मोल, ये हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही हम ये हटा दे तो ये भी कर सकते थे अगर सिंगल होता तो, लेकिन अब ये दोनों है। अब तुम्हें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन समाप्त होगा पहले, कौन रह जाएगा, तो है ना, तो एल कौन है, ई कौन है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अब डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, कि एल और ई किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंस हैं, किस तरह से इन चीज़ों को हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, तो कौन कंज्यूम होगा तो उसकी मदद से किस तरह से प्रोडक्ट डिसाइड होगा, है ना, और कई तरह की चीज़ें इसमें बच जाती है, जो आने वाले लेक्चर्स यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। यानी एल एंड ई जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ डॉट्स या कमेंट्स रह जाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।